बच्चों, आज 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व का एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव। चुंबकीय द्विध्रुव को इंग्लिश में कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। भाई डाइपोल यानी कि दो पोल अर्थात दो ध्रुव। तो बच्चों, प्रत्येक चुंबकीय चाहे वो छोटी हो बड़ी हो या कोई भी शेप हो उसके दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिण ध्रुव। तो चुंबकीय द्विध्रुव किसे कहते हैं बच्चों? कि यदि दो ध्रुव वो भी विजातीय से मतलब एक उत्तरी और एक दक्षिणी, यदि दो विजातीय द्विध्रुव एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों तब ऐसे निकाय को चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। परिभाषा ये नोट कर लेना। अब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो बच्चों, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यदि चुंबक के सिरों की या ध्रुवों की ध्रुव सामर्थ्य मान लीजिए स्मॉल एम है, भाई एक उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव दोनों की ध्रुव सामर्थ्य स्मॉल एम है, बीच की दूरी मान लीजिए 2l है, सुविधा के लिए 2l मान लेते हैं आगे कैलकुलेशन के लिए। तो बीच की दूरी जो अल्प दूरी है वो 2l है, तब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा बच्चों? दोनों ध्रुवों में से एक के ध्रुव सामर्थ्य क्योंकि परमाणु बराबर है और दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यदि चुंबक के ध्रुवों की ध्रुव सामर्थ्य स्मॉल है तथा बीच की दूरी 2l है, तब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बच्चों से कैपिटल एम पे नोट करते हैं और हो जाएगा भाई m×2l चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो बच्चों, चुंबकीय द्विध्रुव क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? अब रहे इसके एग्जाम्पल। प्रत्येक धारा लूप को मतलब समझते हैं कि भाई कोई एक चालक तार जिसके हम दोनों सिरों को जोड़ दें यानी कि बंद परपथ हो गया। तो अगर तार को हमने एक फेरे के रूप में मोड़ दिया, चाहे वो आकृति वृत्ताकार हो आयताकार हो, है कोई सी भी हो, लेकिन तार को मोड़ करके बंद परपथ बना दिया तो उसे बच्चों धारा लूप कहते हैं। तो धारा लूप, धारावाहिक कुंडली यानी कुंडली में बहुत से फेरे हो गए, तो धारावाहिक कुंडली, धारावाहिक परिनालिका, चुंबकीय सुई और तो किसी भी जो चुंबकीय पदार्थ है उनके अणु और ये परमाणु वो भी धारा लूप होते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव होते हैं। तो बच्चों, बात ये आती है कि ये धारा लूप, एक तार को हमने सीधा मोड़ दिया तो वो धारा लूप चुंबकीय द्विध्रुव कैसे कहलाएगा? क्योंकि उसमें तो दो ध्रुव होते हैं तो उसे चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। लेकिन धारा लूप तो भाई क्या है, एक तार को लिया और हमने मोड़ करके और ये जोड़ दिए सिरे, तो एक मान लीजिए चलो वृत्त बन गया वो, तो धारा लूप कैसे हो गया? तो वो धारा लूप ऐसे हुआ बच्चों, देखो मैं थोड़ा बताता हूँ। सपोज ये है वो धारा लूप, ठीक है ना। अब इसमें धारा प्रवाह हो रहा है बच्चों, ऐसे ये धारा प्रवाह हो रहा है। तो धारा प्रवाह देखो इस टाइप से हो रहा है मान लीजिए, ठीक है ना, ये हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। तो बच्चों, हम ये जानते हैं जब किसी चालक में धारा प्रवाह होता है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी हमने ज्ञात करने का नियम बता दिया था। अगर धारा की दिशा चेंज हो जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी चेंज हो जाती है, ठीक है नहीं। तो देखो, अब यहाँ अगर हम इस देखें धारा लूप के लिए तो इस तरह पर देखें तो देखो धारा की दिशा नीचे की ओर, इधर देखें तो धारा की दिशा ऊपर की ओर, यानी यहाँ चुंबकीय क्षेत्र अगर नीचे की ओर उत्पन्न हो रहा है तो यहाँ ऊपर की ओर उत्पन्न होगा, यानी इसमें से एक उत्तरी ध्रुव का काम करेगा तो एक दक्षिण ध्रुव का काम करेगा। तो इस प्रकार से धारा लूप में दो ध्रुव बन जाते हैं, इसलिए प्रत्येक धारा लूप क्या है भाई, एक चुंबकीय द्विध्रुव है, मैग्नेटिक डाइपोल है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन, क्योंकि परमाणु में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो अणु परमाणु से मिलकर बना होता है, तो प्रत्येक परमाणु भी एक धारा लूप होता है, चुंबकीय द्विध्रुव होता है। क्यों कि बच्चों, अब मान लीजिए एक परमाणु है, ये कक्षा, इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है भी, नेगेटिव चार्ज होता है। एक घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन यानी कि आवेश गति कर रहा है और जब आवेश गति करता है तो भी धारा उत्पन्न होती है, क्योंकि आवेश प्रवाह की दर को ही हम धारा कहते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो वो भी एक धारा के तुल्य हो गया।
जब धारा के तुल्य हो गया तो यहाँ डायरेक्शन इधर की ओर, तो यहाँ डायरेक्शन विपरीत दिशा में, तो वह भी एक चुंबकीय द्विध्रुव बन जाएगा, धारा लूप बन जाएगा। तो बात है हमारे बच्चों। वही बात देखो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बता दूं मैं। यदि हम यानी जो देखने वाले हैं, जो ऑब्जर्वर हैं, इस धारा लूप को जो निकट वाला सिरा है उसे देख रहे हैं, निकट वाले सिरे को देख रहे हैं, और देखो ये एंटी क्लॉकवाइज है, धारा की दिशा इसमें एंटी क्लॉकवाइज है, और हम अपनी आंख से मान लीजिए इस सिरे को देख रहे हैं, तो ये हमारी आंख के निकट हो गया। तो जो निकट वाला सिरा है अगर, और धारा लूप में एंटी क्लॉकवाइज है, धारा का प्रवाह हो रहा है, तब देखिए बच्चों एंटी क्लॉकवाइज, ये लिखा मैंने एन, क्या लिखा बच्चों ये एन। इस एन को अगर देखो थोड़ा सा मैं घुमा दूं इस टाइप से, ऐसे देखो ये तीर लगा दूं, और देखो ये ऐसे, यानी अगर यहाँ देखें तो देखो ये तीर इधर, ये तीर इधर, एन को मैंने ऐसे बना दिया, तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई बच्चों, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गई। जब एंटी क्लॉकवाइज होगी तो वो जब धारा लूप में धारा दिशा एंटी क्लॉकवाइज हो, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज हो, तब हम जो पास वाले सिरे को देखते हैं और धारा दिशा एंटी क्लॉकवाइज है, तो वो इसका मतलब एन फॉर नॉर्थ पोल, यानी वो नॉर्थ पोल की भांति कार्य करेगा। दूसरा सिरा जो कि विपरीत धारा है वो साउथ पोल यानी कि दक्षिण ध्रुव की भांति कार्य करेगा। बात क्लियर हो गई। कौन सा पोल कौन सा होगा, यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन है देखो बच्चों। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब भाई घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में दक्षिणावर्त, ये तो ऐसे बह रहा है देखो। अब धारा ऐसे बह रही है बच्चों क्लॉकवाइज। जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन बह रही है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हमारा एस की आकृति जो है वो बनेगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कैसे, ये बना बच्चों देखो ये एस, और एस का देखो मैंने एरो लगा दूं ये, तो देखो अब ये घुमाएगी, ये तीर इधर को, ये इधर को, ऐसे, तो कौन सी डायरेक्शन हो गई, क्लॉकवाइज। यानी कि जब धारा लूप में धारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तब हम जिसे देख रहे हैं, जिस सिरे को धारा लूप के, वो हमारे निकट है, तो वो कौन सा काम, वो सिरा कौन सा कहलाएगा, एस, यानी कि साउथ पोल दक्षिण ध्रुव, तो दूसरा बन जाएगा उत्तर ध्रुव। तो बच्चों ये धारा लूप के बारे में मैंने बता दिया था कि धारा लूप जो है वो चुंबकीय द्विध्रुव क्यों होता है, ठीक है ना। तो अब देखिए आगे बच्चों, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित दंड चुंबक है, ये दंड चुंबक भी दो ध्रुव होते हैं, और छोटी दंड चुंबक है, बीच की दूरी छोटी है, तो वो भी एक धारा लूप यानी चुंबकीय द्विध्रुव हो गया। यह धारा लूप पर बलयुग्म का आघूर्ण, बलयुग्म का आघूर्ण और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का भी मान ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों मान लीजिए भाई एक दंड चुंबक है, या एक दंड चुंबक मान लीजिए मैंने, इस दंड चुंबक में बहुत से परमाणु होंगे, और प्रत्येक परमाणु एक धारा लूप, एक छोटे धारा लूप की भांति कार्य करता है। क्यों करता है कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षा में घूमते हैं, और घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन धारा के तुल्य होता है, और जब किसी लूप में धारा बहती है तो वो चुंबकीय द्विध्रुव की भांति कार्य करता है, वो मैंने अभी बताया था। तो बच्चों एक दंड चुंबक में छोटे छोटे बहुत से धारा लूप होते हैं। एक धारा लूप चुंबकीय द्विध्रुव होता है, तो देखो एक धारा लूप के कारण जो वॉल्यूम का आघूर्ण होता है वो हम ड्राइव कर चुके हैं फार्मूला, वॉल्यूम का आघूर्ण, यानी कि धारावाहिक कुंडली या धारा लूप जिसमें एक फेरा है वो लूप हो गया, तो धारा कुंडली भी एक फेरा है तो धारा लूप हो गया। तो बच्चों धारावाहिक कुंडली जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी होती है तो उस पर लगने वाले वॉल्यूम का आघूर्ण, तो देखिए यहाँ एक ये मान लीजिए बच्चों भाई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, मैंने दिखा दिया देखो ये, ठीक है बच्चों, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, और इसे मैंने लिख दिया बी, और ये कोई बच्चों ये दंड चुंबक है ये, और ये दंड चुंबक की अक्ष हो गई बच्चों, ये अक्ष हो गई। मान लिया जो अक्ष है वो अक्ष, कोई भी चुंबकीय द्विध्रुव है या दंड चुंबक, उसकी अक्ष चुंबकीय छेद दिशा से थीटा कोण पर है, यानी अक्ष जो है चुंबकीय छेद दिशा से थीटा कोण पर है। अब इसमें देखो बच्चों यहाँ एक धारा लूप, भाई एक परमाणु एक धारा लूप की भांति कार्य करेगा, तो धारा लूप यहाँ इस टाइप से देखो मैं वृत्त के रूप में बना दे रहा हूँ, ये इस टाइप से, ये बच्चों ऐसे ये बहुत से धारा लूप होंगे इसके अंदर, और प्रत्येक धारा लूप में अभी मैंने बताया था भाई कि एक सिरे पर दिशा इधर है
धारा की तो दूसरे पर विपरीत होगी। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी ऐसी होगी। तो बच्चों देखो इधर ये होगी तो इधर नीचे की ओर होगी, ये इस टाइप से। तो बच्चों देखो ऐसे ये प्रत्येक धारा लूप एक चुंबकीय द्विध्रुव होता है। तो बच्चों देखो भाई ये बन गया बहुत से धारा लूप। अब हमें एक धारा लूप यानी कि एक धारावाही कुंडी पर लगने वाले बल आघूर्ण का फार्मूला याद है। तो बच्चों अगर इसमें n धारा लूप है तो सभी धारा लूपों के वॉल्यूम के आघूर्ण का योग ही पूरे दंड चुंबक का वॉल्यूम का आघूर्ण होता है। तो देखो बच्चों भाई एक दंड चुंबक में मान लीजिए भाई n धारा लूप है, ठीक है ना, और एक धारा लूप में मैं लिख देता हूँ। देखो इसका जो पूरा थ्योरी और सिस्टम्स है वो नोट्स में दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना, और बाकी देखिए भाषा में बोल रहा हूँ, जो बोलता हूँ उसके हिसाब से लिख सकते हो, बाकी नोट्स तो मैं सेंड करूँगा ही। तो देखिए बच्चों भाई प्रत्येक धारा लूप पर वॉल्यूम का आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारा लूप होता है तो उस पर बल आघूर्ण कार्य करता है। प्रत्येक धारा लूप पर वॉल्यूम का आघूर्ण, वॉल्यूम का आघूर्ण। तो बच्चों वॉल्यूम का आघूर्ण क्या है? एक धारा लूप है तो वहां था आया था फॉर्मूला आई ए बी साइन थीटा, आई ए बी साइन थीटा, जहां थीटा चुंबकीय यानी कि जो दंड चुंबक है उसकी अक्ष या धारा लूप की अक्ष। भाई धारा लूप अगर ये है तो अक्ष होती है उसके लंबवत। यहाँ ये वृत्त देखो ऐसे है ये, तो ये है तो इसकी जो अक्ष होगी वो लंबवत होगी ऐसे। तो ये वृत्ताकार बहुत से धारा लूप होगा तो इनकी अक्ष ये होगी जो कि दंड चुंबक जैसा रखा हुआ है। अब जैसे ये इसमें बहुत से वृत्त काट सकता हूँ मैं, छोटे छोटे, जैसे ये वृत्त, ये वृत्त, ये वृत्त, ये बहुत से धारा लूप हो गए। अक्ष क्या होती है? उस तल के लंबवत ये और ये, ठीक है ना बच्चों। तो देखिए यहाँ पर हम एक धारा लूप पर लगने वाला जो वॉल्यूम का आघूर्ण है वो आई ए बी साइन थीटा। तो एक में अगर धारा आई बह रही है और तल का क्षेत्रफल ए है, बी चुंबकीय क्षेत्र है और थीटा चुंबकीय अक्ष यानी द्विध्रुव की अक्ष और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है। अगर बच्चों इसमें एन धारा लूप है, पूरे दंड चुंबक में एन धारा लूप है, यदि दंड चुंबक में एन धारा लूप है, एन धारा लूप है तो क्या होगा बच्चों भैया? पूरे दंड चुंबक पर लगने वाले वॉल्यूम का आघूर्ण। तो बच्चों देखो भाई वॉल्यूम का आघूर्ण, वॉल्यूम का आघूर्ण। तो बच्चों भाई टॉ इक्वल टू एन से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, एन आई ए बी साइन थीटा, एन आई ए बी साइन थीटा। बच्चों ये जो वॉल्यूम का आघूर्ण है ये सेम बिल्कुल उसी तरह व्यवहार करता है जो कि हमने फर्स्ट लेसन पढ़ाया था, जैसे वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र में व्यवहार करता है। तो वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र में व्यवहार करता है तो वहाँ वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बिल्कुल सेम वैल्यू व्यवहार करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वॉल्यूम का आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के समतुल्य है। तो यहाँ ये लाइन लिख देंगे कि ये यानी कि धारा लूप के कारण वॉल्यूम का आघूर्ण बिल्कुल उसी तरह व्यवहार करता है जैसे कि वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। तो इसलिए बच्चों वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है? चूंकि वैद्युत द्विध्रुव का बल आघूर्ण कितना है? टॉ इक्वल टू पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा। तो थीटा जैसे यहाँ पर है वहाँ वही द्विध्रुव के अक्ष और वैद्युत क्षेत्र के बीच थीटा, तो साइन थीटा साइन थीटा। अब इन दोनों की तुलना कर लो बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट और 2 की, इससे इसको तुलना कर लो। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तो बच्चों भाई तुलना करेंगे तो देखो साइन थीटा तो ये इक्वल हो गया और यहाँ पर E यानी कि वैद्युत क्षेत्र, तो यहाँ पर भी चुंबकीय क्षेत्र है। तो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे समतुल्य हो गए। अब बचा P, यहाँ वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण।
और यहाँ पी के स्थान पर ये राशि बची एन आई ए, यानी कि एन आई ए जो राशि वो पी के तुल्य है। तो पी क्या है यहाँ पर, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसका मतलब ये जो है अभी इसमें जो चुंबक के कारण वॉल्यूम का आघूर्ण है, तो ये बच्चों वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसके समतुल्य ये राशि आ रही है एन आई ए, तो ये बन जाएगा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। इसे कहेंगे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो देखो मैं लिखूंगा यहाँ पर भाई राशि एन आई ए है, एन आई ए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P के समतुल्य है, P के समतुल्य है। इसलिए बच्चों क्या हो जाएगा, तो इसे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। P के समतुल्य है, जिसे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, आघूर्ण कहते हैं। और M से प्रदर्शित करते हैं, इसे M से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों भाई, तो इसलिए M इक्वल टू हो गया एन आई ए, M इक्वल टू एन आई ए। ठीक है बच्चों, M इक्वल टू एन आई ए आ गया। मैं ऊपर लिखा तो M इक्वल टू एन आई ए। अगर ये तो पूरे चुंबक के लिए हो गया बच्चों। अगर हम एक लूप की बात करें तो M का मान तो भाई एक लूप के लिए, एक धारा लूप के लिए, तो एक धारा लूप के लिए, एक धारा लूप के लिए बच्चों भाई क्या n इक्वल टू 1, इसलिए m इक्वल टू आई ए, m इक्वल टू आई ए। ठीक है बच्चों, तो अब ये जो m की वैल्यू है एन आई ए, तो देखो यहाँ समीकरण 1 में हम एन आई ए के स्थान पर m लिख दिया, तो टॉ इक्वल टू, तो देखिए यहाँ लिख देता हूँ मैं समीकरण 1 से, इसलिए टॉ इक्वल टू y1, y इक्वेशन 1, तो टॉ इक्वल टू एन आई ए, तो हो गया m b साइन थीटा। तो बच्चों ये आ गया धारा लूप पर बल युग्म का आघूर्ण, धारा लूप पर बल युग्म का आघूर्ण। m का मान एक लूप है तो आई ए, और बहुत से लूप है तो एन आई ए। ठीक है बच्चों में, तो आज के लिए बच्चों इतना ही।